Hello, Asper. हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम बैक अगेन आर एमसीक्यू सीरीज। इससे पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले आपका क्या कंप्लीट किया, हमने वन शॉट वीडियो कंप्लीट किया, ओके। और आपने इंट्रोडक्शन तो देख ही लिया और मैंने उसमें भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि हम क्या क्या सरप्राइज लेके आए और क्या क्या हम आपके लिए चीजें लेके आए। एज यू नो दैट कि हम 2 बैचेस लेके आए, क्लास 9th एंड 10th के लिए। 9th 10th के लिए अलग बैच लेके आए और क्लास 9th के लिए अलग बैच लेके आए, ठीक है। तो यहाँ में क्लास 10th का है तो मैं 10th के अकॉर्डिंग बता देती हूँ कि आपके लिए जो हम बैच लेके आए उसके अंदर हमने क्या किया है, 2 वीडियो लेके आए हर चैप्टर के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, दूसरी वाली वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाएंगे। और ये जो आपका हमने सिलेबस डिजाइन किया है वो आपके प्रॉपर जो सीबीएसई ने रिड्यूस सिलेबस दिया है ना लेटेस्ट, उसके अकॉर्डिंग हमने किया है, टर्म 1 के अकॉर्डिंग, ओके बच्चा। अब आपको इसके अलावा ये तो ठीक है, आपको पूरे जो आपको सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, ये तो इनके आपको वन शॉट वीडियो और साथ के साथ में आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आपका हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर जो है वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं, ओके। अब ये तो होगी हमारी इसकी बात। इसके अलावा कुछ अगर हम हमारी वेबसाइट की बात पर करें तो उस पर क्या है, हमारे कुछ कोर्सेज फ्री हैं और कुछ कोर्सेज हमारे चार्जेबल है, लेकिन उसके जो चार्ज है वो बहुत कम है। आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने आपका सॉल्यूशन निकाला है कि आपको हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके ही नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक पे एनरोल कर लीजिएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपका। और एनरोल करने के बाद आपको क्या करना है, वहां जाके आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा और वो सर्टिफिकेट आपको हमारे साथ शेयर करना है। आपको इंस्टा और एफबी पे शेयर करना है विद द हेल्प ऑफ हैशटैग edugrown.in पे। उसके अलावा आप हमें ईमेल भी करेंगे, किस पे करेंगे आप, support@edugrown.in पे, ओके बच्चा। यहाँ जाके आप हमारे आपके जो सर्टिफिकेट है उसको आप हमारे साथ शेयर कर देंगे, हम उसको एक बार चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको जो भी कूपन्स, डिस्काउंट मिलेंगे वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ओके। तो ये तो आपके कोर्स के रिगार्डिंग और हमने आपके लिए क्या क्या फ्री चीजें लेके आए हमने, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। अब जैसे कि आपको पता है ये क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यूज का बोलना चाहिए सेशन है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हिट कीजिएगा बेल आइकन को। और साथ के साथ में जब आप मेरा वीडियो देखते हैं और अगर आपको लगता है वो वीडियो आपके लिए यूजफुल था, आपको समझ में आया, तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। सो वेलकम टू दी सोशल साइंस क्लास बच्चा, जिसके अंदर आपको पता है हम क्लास 10 का हिस्ट्री का टर्म 1 का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप करने वाले हैं, जिसके अंदर 30 नहीं, आई थिंक 25 एमसीक्यूज में लेके आई हूं आपके लिए, ओके। सो जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है वो ये है, नेशनलिज्म ब्रॉट अबाउट इन यूरोप द एमर्जेंस ऑफ। आपको क्या करना है बच्चा, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप वीडियो को पोस्ट करके आप मुझे कमेंट में आंसर देंगे। कमेंट में आंसर देने के बाद मैं लास्ट में ये बताऊंगी कि किसने कितने सही आंसर दिए हैं, और जो भी टॉप 5 बच्चे होंगे उनको हम क्या करेंगे, उनका नाम हमारे इंस्टा का जो चैनल है, हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है, एफबी का जो चैनल है और साथ के साथ में यूट्यूब का जो चैनल है, सब जगह हम आपके नाम को क्या करेंगे, शो करेंगे, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आर यू रेडी? आई नो दैट आप रेडी भी और एक्साइटेड भी हो, राइट। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, नेशनलिज्म ब्रॉट अबाउट इन यूरोप द एमर्जेंस ऑफ। ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने आपके हैं, द नेशन स्टेट, सेकेंड द मॉडर्न स्टेट, थर्ड मल्टीनेशनल डायनेस्टिक स्टेट, और अलायंसेस फॉर्म अमंग मेनी यूरोपियन स्टेट। आपको बताना है ये जो आपको स्टेटमेंट दिया गया वो
किसको फुलफिल करता है, ये जो आपको ऑप्शन दिए गए उसमें से किसको फुलफिल करता है, जल्दी से आप मुझे बताओ। कि एक तो सबसे पहले ये बताओ कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म का जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग को लेके चीजें आई थी वो किस मतलब वो उसने किस चीज को किस ऑप्शन को फुलफिल करती है, ठीक है। सो ऑप्शन आपके सामने, आप मुझे कमेंट में दो जब तक मैं आपको आंसर बताती हूँ और आप फिर चेक करिएगा किसके कितने आंसर सही है, ठीक है। तो इसका आंसर है ए, नेशन स्टेट। नेशन स्टेट आपका तभी बनता है जब हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग एंड ऑल होती है और जब हमारे अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी होती है। ओके बच्चा, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप केम विद, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन आया था नेशनलिज्म का यूरोप के अंदर वो किसके थ्रू आया था। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने ये है। फर्स्ट ऑप्शन इज द अमेरिकन रेवोल्यूशन, सेकेंड ऑप्शन इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, थर्ड वन इज द रशियन रेवोल्यूशन एंड फोर्थ इज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नाउ टेल मी विच वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप मुझे कमेंट कीजिए जब तक मैं आपको यहाँ बताती हूँ। इसका आंसर है बी, दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण ही यूरोप के अंदर नेशनलिज्म का फर्स्ट टाइम क्या देखने को मिला था, नेशनलिज्म की फीलिंग देखने को मिली थी। इसके अलावा आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है द आइडियाज ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वर एक्सप्रेस बाय द फ्रांच एज, ठीक है। ये जो आइडिया था आपका यूनाइटेड कम्युनिटी का, जिसके अंदर बोला गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वल राइट हमारे होने चाहिए, ये किसने एक्सप्रेस किया था फ्रेंच में। किस चीज को बताता है ये, ला पेट्रे को बताता है, ला सिटोइन को बताता है, बोथ ए एंड बी को बताता है, या नन ऑफ दी एबव को बताता है। तो क्या बोला जा रहा है, एक तो आपसे आंसर ही आ गया बच्चा, इसका आंसर है सी, ए एंड बी। मैंने यहाँ से ये पूछा था आइडिया ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग, जो क्या बोला जा रहा है आपका कि हमें इक्वल राइट हमें मिल रहा है, हमारे पास वोटिंग राइट है, इक्वल राइट है, वो किस चीज को शो करता है आपको, कब किस किस चीज को शो करता है, सिटोयन एंड पेट्रे को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर बोला जा रहा है जो फेडरिक आपके फ्रेंच के आर्टिस्ट थे उनने सीरीज निकाली थी 4 प्रिंटिंग की, ठीक है, जिसके अंदर उनने एक तरह से एक ड्रीम देखा था वर्ल्ड को लेके। तो उसी के बारे में मतलब आपको बताना है कि उनने क्या विजुलाइज किया था वर्ल्ड को लेके उनके ड्रीम के अंदर। उसके लिए आपके ऑप्शन है आपके स्क्रीन के सामने। फर्स्ट वन इज a world made up of democratic and social republic। क्या वो ये चाहते थे कि जो वर्ल्ड हो वो किससे बना हुआ हो आपका, वहां डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक देखने को मिले, या फिर a world made up of one nation one world, या फिर वो ये चाहते थे कि पूरा वर्ल्ड एक साथ रहे, एक ही नेशन बन के रहे, या फिर वो चाहते थे a world with one absolute ruler, या फिर वो ये चाहते थे कि है ना हमारे ऊपर मोनार्की सिस्टम ही चले। एब्सोल्यूट रूलर का मतलब क्या हुआ, मोनार्की सिस्टम ही चले, या फिर आ वर्ल्ड फॉलोइंग वन रिलीजन वन लैंग्वेज, या फिर वो ये चाहते थे कि सिर्फ एक ही रिलीजन होना चाहिए और एक ही लैंग्वेज होना चाहिए। तो जल्दी से सोच के बताओ वो क्या चाहते थे, ठीक है। जब तक आप कमेंट करो मैं आपको यहाँ आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है ए, वो कैसे वर्ल्ड चाहते थे जो कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से मिलकर बना हो। ओके, नाउ your question number 5th is what kind of political and constitutional change was brought about the French Revolution। फ्रेंच रेवोल्यूशन बच्चा जो आपका हुआ था उसके बाद आपको कौन से पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस देखने को मिले, हमें उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ये है इट एंड द एब्सोल्यूट मोनार्की। इसके कारण ये जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था तो पहला चेंज आपको ये देखने को मिला था कि जो एब्सोल्यूट मोनार्की है वो खत्म हो गई थी। इट ट्रांसफर्ड पावर टू अ बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन, या फिर आपको ये देखने को मिला था कि जो पावर थी वो किसको शिफ्ट कर दी गई थी, फ्रेंच सिटीजन के ऊपर शिफ्ट कर दी गई थी, या फिर इट प्रोक्लेम दैट henceforth पीपल वुड कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी, या फिर ये बोला गया था कि वो क्या करना चाहते थे, वो एक नेशन बनाना चाहते थे, ये चीज करी गई थी, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। बताओ क्या करा गया था। आई नो वैसे इसका आंसर आपको आता होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए जब तक मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। इसका आंसर है डी, दैट इज ऑल ऑफ दी एबव। ये तीनों चीजें इसके अंदर लाई गई थी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिविल कोड ऑफ 1804 ऑल्सो नोन एज द नेपोलियन कोड एस्टेब्लिश। जो सिविल कोड है आपका 1804 में आया था उसको नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है, जिसके अंदर क्या क्या उसने मतलब क्या क्या लेके आया था, उसने क्या क्या बताया था। उसने क्या ये बोला था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, या फिर उसने राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो राइट है प्रॉपर्टी को लेके उसको सिक्योर किया था, या फिर उसने जो कि लोगों को प्रिविलेजेस मिलती थी बर्थ से उसको उसने अबॉलिश किया था, या फिर ऑल ऑफ द अबव। नाउ टेल मी क्या सही आंसर है। जब तक मैं आपको आंसर बताती हूँ, इसका है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि उसने एक तो इक्वलिटी ऑफ लॉ भी बोला था, ठीक है, वो लेके आया था, साथ के साथ में प्रॉपर्टी राइट भी लेके आया था, और जो बर्थ से लोगों को प्रिविलेज मिलती थी वो भी उसने क्या कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था। इसलिए इसके अंदर ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके कवर होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, नेम वन काइंड ऑफ रिवोल्ट दैट स्टार्ट इन यूरोप इन 1848। आपको एक टाइम का मतलब एक काइंड का क्या बताना है, रिवोल्ट बताना है जो यूरोप के अंदर स्टार्ट हुआ था 1848 के अंदर। उसका जो फर्स्ट है वो है लिंग्विस्टिक रिवोल्ट इन जर्मनी। जर्मनी के अंदर लिंग्विस्टिक रिवोल्ट किया गया था। या फिर आर्टिशियन इंडिविजुअल वर्कर एंड पीजेंट रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप, या लोगों ने जो आर्टिशियन इंडिविजुअल वर्कर या पीजेंट थे उन्हें रिवोल्ट किसके अगेंस्ट किया था, इकोनॉमिक हार्डशिप के अगेंस्ट किया था। रिवोल्ट अगेंस्ट मोनार्की इन स्विट्जरलैंड, या फिर स्विट्जरलैंड के अंदर मोनार्की के अगेंस्ट रिवोल्ट किया गया था। या फिर रिवोल्ट फॉर फ्रीडम इन ग्रीस, या फिर उनका क्या किया गया था, उनका जो रिवोल्ट था वो कहाँ था, वो क्या बोलना चाहिए, ग्रीस की फ्रीडम के लिए किया गया था। तो जल्दी से आप मुझे आंसर बताओ, जब तक मैं आपको ये आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है बी। जैसे कि आपने देखा था कि जब बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई थी तो लोग बाग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और उनने क्या कर दिया था, रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन स्प्रिट गाइडेड यूरोपियन नेशन आफ्टर नेपोलियन डिफीट। ठीक है, कौन सी न्यू स्प्रिट ने गाइड किया यूरोपियन नेशन को जब नेपोलियन क्या हो गया, हार गया था। फेस्किज्म ने किया था, कंजर्वेटिज्म ने किया था, नाजिज्म ने किया था, या फिर कम्युनिज्म ने किया था। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर है कि जब नेपोलियन को हरा दिया गया था तो कौन सी नई चीज आई थी। कौन सी आई थी बच्चा, बी, जिसका आंसर है कंजर्वेटिज्म। ठीक है, इसका आंसर क्या है, बी, कंजर्वेटिज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द 3 लीडर हु हेल्प यूनिफिकेशन ऑफ इटली। आपको उन 3 लीडर के नाम बताने जिसने इटली की यूनिफिकेशन में क्या की थी, हेल्प की थी। ऑप्शन आपके सामने ये है, एक तो मैजिनी है आपके, एक विक्टर करके और एक कावोर करके। ठीक है, सेकंड आपके मैजिनी, कावोर और आपके गरीवाल्डी करके वो। थर्ड ऑप्शन है आपका विक्टर एमेनेलो, बिस्मार्क और कावोर, या फिर नन ऑफ दी एबव। अब बताना है कि जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुई थी उसमें से ये 3 कौन से लीडर हैं जिसने हेल्प की थी। सो आंसर इज बी। क्या है इसका आंसर, बी है, मैजिनी, कावोर और आपके गारीवाल्डी करके जो थे, इन तीनों ने मिलके क्या किया था, इन तीनों ने हेल्प की थी किसके अंदर, इटली की यूनिफिकेशन के अंदर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द 19th सेंचुरी द फ्रेंच आर्टिस्ट सिंबलाइज द फ्रेंच नेशन एज। 19th सेंचुरी के अंदर जो फ्रेंच के आर्टिस्ट थे वो फ्रेंच नेशन को कैसे सिंबल करते थे। फर्स्ट है आपका मरेने, जिसको हम पॉपुलर क्रिश्चियन नेम फॉर वुमेन, ये एक तरह से पॉपुलर क्रिश्चियन नेम फॉर वुमेन है इसलिए। या फिर मेरीने, a female figure with a red cap and tree color and the cockade। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, जो मेरीने है वो फीमेल फिगर है आपकी जिनके पास क्या है, रेड कलर की कैप है, ट्राई कलर का क्या फ्लैग एंड ऑल है आपका, ये बोला जा रहा है। या फिर सी बोला जा रहा है एज अ फीमेल नेम मेरेने विथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी आपका जो क्या शो कर रहा है, आ रेड कैप या फिर ब्रोकन चेयर। रिपब्लिक आपका शो कर रहा है रेड कैप, ट्री कलर एंड दी कोकेड, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो आपको बताना है जो सिंबलाइज किया था फ्रेंच के आर्टिस्ट ने फ्रेंच नेशन को लेके, इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपका। ठीक है,
आप मुझे कमेंट करके बताइए, जब तक मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर नंबर सी है कि वो लिबर्टी एंड रिपब्लिक इन सबको क्या करता है, वो शो करता है। राइट, गॉट इट, याद आया आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दैट नेशनलिस्ट ग्रीक गॉट द सपोर्ट ऑफ द वेस्ट यूरोपियन नेशन बिकॉज, जो आपका नेशनलिस्ट ग्रीक था उसको क्या मिला, सपोर्ट मिला था, किसका, जो वेस्ट यूरोपियन नेशन है उनका। क्यों मिला था आपको, उसके ऑप्शन ये हैं आपके कि दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द मुस्लिम ऑटोमन एम्पायर, क्योंकि वो जो मुस्लिम ऑटोनम एम्पायर था उसके वो उसके अगेंस्ट क्या कर रहे थे, वो फाइट कर रहे थे। या फिर सिंपैथी के कारण, उनका एंशियंट ग्रीक कल्चर है उसकी सिंपैथी के कारण उनको सपोर्ट मिला था। या फिर ग्रीस वॉज कंसिडर द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, या फिर ग्रीस को क्या करा जाता था, यूरोपियन सिविलाइजेशन का एक तरह से क्रेडल की तरह कंसिडर किया जाता था आपका, या ऑल ऑफ दी अबव। नाउ टेल मी विच वन इज द आंसर। जब तक मैं आपको बताती हूँ, आंसर इज डी। इसके अंदर ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। एक तो वो ऑटोमन एम्पायर जो था उसके खिलाफ ही लड़ाई कर रहे थे और उनको सिंपैथी भी मिल रही थी, और साथ के साथ में वो एक तरह का यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्या था, पार्ट भी था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, जर्मनी फिलोसोफर जॉन गॉटफायर हैडर क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज डिस्कवर्ड थ्रू। आपको ये बताना, ये जो जॉन गॉटफायर जो थे उनने किसके अंदर बोला था कि जर्मन का ट्रू कल्चर इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन इज फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री, फोक डांस, सेकेंड इज कॉमन पीपल, थर्ड इज वर्निकुलर लैंग्वेज। वर्निकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है आपका जो लोकल लैंग्वेज होती है, ऑल ऑफ दी अबव। नाउ टेल मी विच वन इज दी आंसर, उसने किसको बोला था। ठीक है, सो आंसर इज दी ऑल ऑफ दी अबव, मतलब कि आपका इन सबको ही मिला के आपका क्या बोला जा रहा है, आपका एक तरह से उनने जर्मन फिलोसोफर ने जर्मन कल्चर का मेन मीनिंग बताया था। ठीक है, उनका कहना ये था फोक डांस, फोक पोएट्री, फोक सॉन्ग, ये सारी चीजें तो होनी चाहिए, इवन लोकल लैंग्वेज में भी होनी चाहिए, और कॉमन पीपल, इन सबका जब रोल होता है तभी आपका क्या होता है, ट्रू जर्मन कल्चर देखने को मिलता है, या हम उसको क्लेम कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 इज कंजर्वेटिव डिड नॉट बिलीव इन स्टेबलिंग एंड प्रिजर्विंग। जो कंजर्वेटिव थे वो किस चीज में बिलीव नहीं करते थे। ऑप्शन इज मोनार्की के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी के अंदर, या फिर सोशल हायरार्की के अंदर। ऑब्वियसली बात है, जो कंजर्वेटिव लोग थे वो किसके ऊपर, मतलब किस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी चाहते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि मोनार्की सिस्टम अच्छा चला आ रहा था, मोनार्की सिस्टम अच्छा चला आ रहा था तो वो तो फुल्ली फायदा उठाते थे, उन्हें थोड़ी नहीं कोई पनिशमेंट एंड या टैक्स देना पड़ता था, है ना। तो इसलिए उनके हाथ में पूरी पावर हुआ करते थे, इसलिए वो डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following is not regarding the form carried out by the union called जॉल वेरिएंट। ठीक है, जॉल वेरिएंट के बारे में इसमें से कौन सी चीज नहीं है, हमें वो बतानी है। नॉट लिखा है, ध्यान रखना बच्चा। क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे टू प्रमोट नेशनलिज्म। सेकेंड है आपका अपोजिशन ऑफ अनहिंडर मूवमेंट ऑफ गुड पीपल एंड कैपिटल इन मेंबर स्टेट। इसके बाद रिडक्शन ऑफ टैरिफ बैरियर इन स्टेट, एंड योर फोर्थ ऑप्शन इज रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ करेंसी इन जर्मनी। नाउ टेल मी विच वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें से कौन सा आंसर है जो करेक्ट है, जो इसको फुलफिल करता है। ठीक है, सो ऑप्शन आपके सामने है बी, क्या अपोजिशन ऑफ अनहिंडर मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल इन मेंबर स्टेट्स। ठीक है, ये इसके अंदर फॉलो नहीं करता है। बाकी के ये जो तीनों पॉइंट्स है वो उसके अंदर आपके आते हैं कि जो टैरिफ बैरियर लगता था उसको भी रिड्यूस किया गया आपका, और जो करेंसी उसके अंदर बहुत सारी चलती थी उस टाइम पे 28 या 30 चलती थी, तो उसको कम करके 2 कर दिया गया आपका। और जो नेटवर्क रेलवे, जो कम्युनिकेशन आपका ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी, उसको भी क्या किया गया आपका, इंप्रूव किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। हमें बताना है जो एक्ट था यूनियन 1707 उसका क्या रिजल्ट आया। क्वेश्चन नंबर 1 इज यूनाइटेड किंगडम ऑफ एरिस, यूनाइटेड किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड, या फिर यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका, या लास्ट ऑप्शन है आपका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बताओ इसका क्या रिजल्ट निकला था। सो आंसर है आपके सामने डी, क्योंकि जब ये हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन 1707 हुआ था तो आपका
यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का क्या हुआ था आपका, एक तरह से यूनिफिकेशन हो रहा था बच्चा, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी ऑर्गेनाइज ग्रीस एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। अब जो आपका ग्रीस जब आजाद हुआ था तो एक ट्रीटी साइन की गई थी बच्चा, तो उस ट्रीटी का नाम आपको बताना है। आई होप ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने ये है, वेना ट्रीटी ऑफ 1815, कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी करके है वो, डिप्लोमेटिक ट्रीटी करके है वो, या फिर नन ऑफ दीज। अब बताना इसमें से कौन सी ट्रीटी है जिस टाइम पे आपका साइन हुआ था क्या कि ग्रीस को एक तरह से इंडिपेंडेंट स्टेट क्या कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इसका आंसर है बी, ठीक है। इसका आंसर क्या है आपका, बी। कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी जो थी आपकी, उसी के अंदर ग्रीस की इंडिपेंडेंट के बारे में बताया गया था, ओके। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 इज द मेन फंक्शन ऑफ द पर्शियन जुलेब्रियन वॉज टू। अब इसका मेन फंक्शन बताना है इसका आपका। ऑप्शन है आपका इम्पोज कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट गुड। क्या ये कस्टम ड्यूटी को इम्पोज करता था जो भी इम्पोर्ट गुड आते थे उस पर, या फिर इसने अबॉलिश कर दिया था टैरिफ बैरियर को, या फिर रिड्यूस किया था कस्टम ड्यूटी को, या फिर इंट्रोड्यूस किया था न्यू रूल फॉर ट्रेड। अब बताओ ये जो आपका पर्शियन जोलवेरियन करके था, तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ करता था। इसका आंसर जब तक मैं आपको देती हूँ, आंसर नंबर बी। इसने क्या किया था, जो टैरिफ बैरियर जो थे उसको क्या किया था, रिमूव किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, यंग इटली द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ इटली वॉज सेटअप बाय। सॉरी, आपको ये बताना है जो यंग इटली थी और सोसाइटी ऑफ इटली थी उसको किसने सेटअप किया। ऑप्शन आपके सामने ये है, ठीक है। अब आपको ये बताना है इन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है। जब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। आपका करेक्ट आंसर है सी। क्या है आपका, सी, मैजिनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई वॉज द ट्रीटी ऑफ वेना 1815 ड्रॉन अप। जो आपके ट्रीटी साइन हुई थी 1851, तो हमें बताना है वो ड्रॉन अप क्यों हुई। ऑप्शन है कि जिसके कारण आपका टैरिफ बैरियर को स्टेब्लिश करा जा सके। सेकंड है आपका मोनार्की को रिस्टोर करा जा सके, या फिर जो जर्मन का कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट का उसका डिवाइड करा जा सके, या फिर स्टेब्लिश करी जा सके डेमोक्रेसी। तो बताओ क्या रीजन था उसका। तो इसका जो रीजन है वो है बी, की वो डेमोक्रेसी लेके आना चाहते थे, ठीक है। जैसे उन्हें इंडिपेंडेंट मिल गई तो वो क्या चाहते थे, वो डेमोक्रेसी लेके आना चाहते थे अपनी कंट्री के अंदर, उनकी खुद की कंट्री के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ यूटोपियन सोसाइटी। आपको यहाँ ये बताना है कि यूटोपियन सोसाइटी का मीनिंग क्या होता है बच्चा, ठीक है। तो यूटोपियन सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यूटोपियन सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जो हो ही नहीं सकती, इमेजिनरी सोसाइटी, ठीक है। कि हम चाहते हैं सब लोग बिल्कुल बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, कोई किसी से लड़ नहीं रहा है, कोई किसी से जल नहीं रहा है, तो ऐसा। और आपको पता है ऐसा तो होता ही नहीं है आजकल। तो अब मैं यूटोपियन सोसाइटी की बात करूं तो एक ऐसी सोसाइटी, ड्रीमी सोसाइटी एक तरह से बोल सकते हैं, जो कि देखने को नहीं मिलती है, ओके। ऑप्शन इज आ सोसाइटी वेयर एवरीबॉडी इज इक्वल। यहाँ वो सोसाइटी है जहां सब लोग इक्वल माने जाते हैं, या फिर जहां डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है। द आइडियलिस्ट सोसाइटी विच कैन नेवर बी अचीव, या फिर इसका मतलब ये है कि इस टाइप की जो आइडियलिस्ट सोसाइटी उसको हम कभी अचीव नहीं कर सकते। या फिर आपका डी ऑप्शन है, सोसाइटी विद अ कॉम्प्रहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, जब तक मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। इसका आंसर है सी, द आइडियलिस्ट सोसाइटी विच कैन नेवर बी अचीव, ओके बच्चा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीच द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड, ठीक है। इधर आपके बुक के अंदर एक बहुत अच्छा सा मतलब एक तरह से ये लिखा हुआ है, थॉट लिखा हुआ है। मतलब किसी ने बोला था कि अगर फ्रांस को छींक भी आती है ना तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता, ठीक है। मतलब कि इसका इन शॉर्ट में बताऊं आपको कि अगर फ्रांस के अंदर कोई भी रेवोल्यूशन हो रहा है, कोई भी रिवोल्ट हो रहा है, कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो पूरे यूरोप में ये चीज फैल जाती है, पूरे यूरोप में उस चीज के ऊपर क्या होने लगता है, इंप्लीमेंट होने लगता है, ओके। ऑप्शन ये है आपके गारिबाल्डी थे, उनने ये कहा था, आपका मैजिनी ने कहा था, आपका मैटरिन करके थे उनने कहा था, या बिस्मार्क ने कहा था। किसने ये चीज कही थी आपको मुझे उसका आंसर बताना है। जब तक मैं आपको यहाँ बता देती हूँ सी,
मेटरनिक करके थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि फ्रांस को अगर छींक भी आती है तो यूरोप को, पूरा यूरोप क्या कर लेता है, कोल्ड, पूरे यूरोप को कोल्ड ही हो जाता है एक तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन क्राइंग अ पेयर ऑफ वेटिंग स्केल सिंबलाइज, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक ब्लाइंड फोल्ड वुमेन है जो कैरी करी हुई है, क्या आपके वो तराजू होता है ना वेटिंग स्केल, उसको लिए हुई है, तो उसका मीनिंग क्या निकलता है। मैंने आपसे बोला था कि सिंबल देख लेना बेटा और सिंबल का मीनिंग देख लेना, ओके। तो उसके मैं मीनिंग की बात करूं तो उसका मीनिंग, आज का क्या मीनिंग निकलता है उस सिंबल का, पीस निकलता है क्या, इक्वलिटी निकलता है, या फिर जस्टिस निकलता है, या फिर लिबर्टी निकलता है। बताओ इसका आंसर क्या है कमेंट करके, जब तक मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर है सी जो है जस्टिस, ठीक है। क्योंकि वो तराजू लेके खड़ी इसलिए क्योंकि वो इक्वल रख सके सबको और जस्टिस कर सके बराबर का, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज द क्राउन ऑफ ओक लीफ वॉर्न बाय जर्मनिया स्टैंड फॉर। जो जर्मनिया करके आपकी मदरलैंड थी, ठीक है, जो क्या बोलना चाहिए, फीमेल एल्गरी थी, तो उनने जो ओक की लीफ का जो उनने ना क्राउन पहना, उसका मीनिंग क्या है आपका। सो करेज है उसका मीनिंग, हीरोइज्म है, या फिर फ्रीडम है, या फिर यूनाइटेड है, ठीक है, यूनिटी है। तो आप मुझे बताओ इसका क्या मीनिंग है। जब तक मैं इसका बताती हूँ, आपका बी हीरोइज्म, ठीक है। तो जो वो ओक की लीफ पहनी हुई है ना, उसका मतलब क्या है आपका हीरोइज्म, उसका मीनिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, एले द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वाज यूज्ड टू मेजर। जो एले करके आपकी मेजरिंग यूनिट है वो जर्मनी में किस लिए यूज की जाती है, किसको मेजर करने के लिए यूज की जाती है, क्लॉथ, थ्रेड, लैंड, या फिर हाइट। इसमें से किसको मेजर करने के लिए की जाती है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं जब तक आपको यहाँ आंसर देती हूँ। इसका आंसर है ए जो है क्लॉथ, ओके बच्चा। क्लॉथ को मेजर करने के लिए जर्मनी के अंदर कौन सी यूनिट यूज की जाती थी, एले। जैसे हमारे यहाँ 1 मीटर 2 मीटर की जाती है, उनके यहाँ एले की जाती थी, ठीक है। And your last question is which one of the following area was the most serious source of nationalist tension in Europe after 1871। हमें उस एरिया का नाम बताना है जहां सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट टेंशन देखने को मिली, एक तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपका बाल्कन, रोमेनिया, ग्रेट ब्रिटेन, या फिर जर्मेनिया। तो मुझे ये बताओ जल्दी से, ये आखिरी आंसर है। आई होप इसका आंसर सबका सही होगा। तो आप मुझे बताओ कहाँ देखने को मिली। तो इसका आंसर क्या है, ए बाल्कन में सबसे ज्यादा टेंशन देखने को मिलती थी, ओके बच्चा। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको चैप्टर भी समझ में आ गया होगा और साथ के साथ में आपका रिवीजन भी हो गया होगा। हमने एमसी सीरीज भी जो थी वो हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट का, क्योंकि एज यू नो दैट इसके अंदर आपका एक ही चैप्टर आ रहा है हिस्ट्री का, तो एक तरह से टर्म 1 के अकॉर्डिंग हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नया सब्जेक्ट, कल हम आपके लिए नया सब्जेक्ट लेके आएंगे, ओके। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक बार और आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एज यू नो दैट ये हिस्ट्री है तो थोड़ा सा क्या होता है, इसके अंदर वर्ड भी थोड़े से अजीब से होते हैं और चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।